ये एक ऐसा शेयर है जिस पे आपकी नज़र होनी ही चाहिए। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर है ना, बहुत शानदार है। फंडामेंटली भी हमें इंप्रूवमेंट दिख रही है और मुझे लगता है कि ये शेयर आपको आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे से पैसा बना के दे सकता है। तो जी हाँ, शेयर का नाम है महिंद्रा CIE एंड इसका हम करने वाले एक इन डेप्थ स्टॉक एनालिसिस। यहाँ पे फंडामेंटल्स देखेंगे, टेक्निकल्स देखेंगे, मेरे व्यूज़ देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। एक प्रॉपर वीडियो है ये जिसको आपको अंत तक देखना चाहिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको इस शेयर के अंदर निवेश करना है, नहीं करना है तो स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और टारगेट्स की क्या एंटिसिपेशन होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब गाइस, महिंद्रा CIE ऑटोमोटिव कंपनी का नाम है, उससे कहीं ना कहीं हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि ऑटो सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, तो ऑटो एंसिलरी कंपनी है महिंद्रा CIE। अब आपको लग सकता है यार, महिंद्रा का नाम है तो महिंद्रा का तो अच्छा खासा स्टेक होगा, महिंद्रा की सब्सिडरी होगी, बट ऐसा असल में नहीं है। महिंद्रा का इसमें 10% से भी कम का स्टेक है और CIE ऑटोमोटिव जो कि एक स्पैनिश कंपनी है, उसका इसके अंदर मेजॉरिटी स्टेक है 65% से भी ऊपर, और वो धीरे धीरे स्टेक बढ़ा रही है। इनफैक्ट रिसेंटली उसने महिंद्रा से ही स्टेक थोड़ा सा खरीदा है। महिंद्रा ग्रुप इसमें शायद एग्जिट भी ले ले, बट उसके भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो इसलिए उस पर हम चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। बट हैविंग सेड दैट, CIE ऑटोमोटिव इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप। ये लिस्टेड भी है बाहर अगर आप स्पेन में देखें, एंड मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे आपको ज़रा भी फिक्र होनी चाहिए। इट्स एन इंटरनेशनल कंपनी, बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस आते हैं इंटरनेशनल कंपनी के होने के, टेक्निकल नो हाउ वगैरह वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। बट इसलिए मुझे लगता है कि CIE ऑटोमोटिव की पेरेंटेज होना इसके लिए एक पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। अब अगर हम इस कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें तो जैसे ऑटो एंसिलरी कंपनीज होती है ना, गियर्स में है, कंपोजिट्स में है, फोर्जिंग के अंदर बिजनेस है, एल्यूमिनियम कास्टिंग के अंदर बिजनेस है, स्टैंपिंग के अंदर बिजनेस है, राइट, फाउंड्री है, आपके जो मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उस सब में काम है। और ये अब सर्व किस इंडस्ट्रीज में कर रहे हैं एक तरीके से, किन व्हीकल्स को? तो लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स, हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स हो गए, पैसेंजर व्हीकल कार्स हो गई, राइट, उसके बाद टू व्हीलर्स हो गए, सभी को सर्व करते हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर आप इनकी लिस्ट देखेंगे ना, जिन लोगों को सप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें ऑफ कोर्स सबसे कॉमन नेम क्या होगा? महिंद्रा एंड महिंद्रा, वो तो है ही। मारुति सुजुकी, दाइमलर हो गया, राइट, जो आपका मर्सिडीज का ब्रांड हो गया, हीरो है, बजाज है, TVS है, मित्सुबिशी है, फोर्ड है, रनो है, फोक्सवैगन है। तो बहुत सारे कंपनीज हो जाती हैं, बहुत सारी कंपनीज को सप्लाई कर रहे हैं। इनफैक्ट ये कंपनी के पास अपनी खुद की इतनी सब्सिडरीज हैं, तो सिर्फ इंडिया में प्लांट्स नहीं है, यूरोप में भी प्लांट्स है और एक प्लांट मेक्सिको में भी है। और जो इसका रेवेन्यू आता है ना, आप जान के हैरान होंगे, 50% यूरोप से, 50% इंडिया से। तो एक इंडियन लिस्टेड बिजनेस आपको मिल रहा है फॉरेन कंपनी का, और उससे आपका एक्सपोजर मिल रहा है बाहर की मार्केट्स के अंदर भी, क्योंकि वहां पे भी काम कर रहा है। अब गाइस, कोई भी बिजनेस हम एनालाइज करते हैं ना, तो उसका फोकस क्या है, उसका करंट फोकस कहां पे है, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। करंट बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अगर हम यूरोप की बात करें ना, वहां पे प्रेशर है। वहाँ पे प्रेशर कैसे? एनर्जी कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, तो एनर्जी कॉस्ट में बहुत बहुत दिक्कतें हैं इनको, एंड वो ये 100% पास ऑन कभी भी नहीं कर पाते। तो उसके अंदर आप देखेंगे तो 2/3 में भी इन्होंने जैसे पास ऑन कर दी है। तो एनर्जी कॉस्ट यूरोप को लेकर दिक्कत है, बट कहीं ना कहीं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। मुझे लग रहा है कि शायद ये जो एनर्जी की जो वहाँ प्रॉब्लम चल रही है ना, वो आई थिंक अपने पीक पे है इस समय, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आगे जाते हुए हमें उसके अंदर राहत देखने को मिले। अब ये लोग साथ साथ ना एक बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं जो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आई है, वो है कि 15% के ईबिटा पे फोकस कर रहे हैं। ऐसे बिजनेसेस में या किसी भी बिजनेस के अंदर ना आपको एक मेट्रिक लेना पड़ता है। यस, क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं, बट एक क्वांटिटेटिव फैक्टर आपको चाहिए होता है कि यार आप मेरे को एक नंबर तो दो ना जिस पे आप फोकस करोगे, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे इसके अंदर इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। तो 15% का ईबिटा जो है वो इनका फोकस है। ईबिटा क्या होता है जानते हैं? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। अब जब ये चीज़ आप हटा देते हो ना, डेप्रिसिएशन हो गई, एमोटाइजेशन हो गई, इंटरेस्ट हो गया, टैक्स हो गया, तो जाके आपका नेट प्रॉफिट आता है। तो 15% नेट प्रॉफिट नहीं है, कहीं से भी नहीं है, बट ईबिटा इनका 15% पे रहने का फोकस है, उसको इंप्रूव करने की कोशिश है। एंड उसी 15% को मीट करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं कि इनका एक जर्मनी में बिजनेस है। अब हम बात कर चुके हैं कि यूरोप में देखो एनर्जी को लेकर दिक्कत है, तो जो जर्मनी का बिजनेस है ना, उसके अंदर इन्होंने कहा है कि हम उस बिजनेस को बेच रहे हैं। वो बिजनेस हमें प्रॉफिट नहीं दे रहा, हम जितना पैसा डालते हैं उतना ही रेवेन्यू आता है उसके अंदर कहीं ना कहीं, तो हमारा वहाँ पे बेसिकली फिटूस हो जाता है, हमें वहाँ पे कोई पैसा नहीं मिल रहा एक्स्ट्रा।
तो अगर पैसा एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा तो फिर हम क्यों चलाएं उसे, मार्जिन पे इंपैक्ट है, सब कुछ है, तो उस बिजनेस को हम बेच रहे हैं, उस कैपिटल को कहीं और यूटिलाइज करेंगे। तो मुझे लग रहा है जो 15% ईबिटा पे फोकस है ना अब कंपनी का, कि मेरे को कम से कम 15% ईबिटा तो देना ही है शेयर होल्डर्स को, तो वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत एक पॉजिटिव फैक्टर इसके अंदर लगता है। ऑल्सो ईवी के अंदर फोकस धीरे धीरे आ रहा है, बट हैविंग सेड दैट ईवी और हाइब्रिड दोनों पे काम कर रहे हैं, बट हैविंग सेड दैट आइस जो होता है, इंटरनल कंबशन इंजन, जो हमारे पेट्रोल डीजल नॉर्मल गाड़ियां होती है ना, तो आइस अभी भी इनका 90% रेवेन्यू लेकर आता है। तो ईवी पे और इन सब टेक्नोलॉजीज पे धीरे धीरे काम होगा, जल्दी जल्दी नहीं कर रहे, और ये भी कह रहे हैं कि उसमें देखो टाइम है अभी, राइट। अभी हम देख रहे हैं तो यूरोप के अंदर जैसे हाइब्रिड सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं ब्रिज है, बट हाइब्रिड सेल्स भी 3 से 5 से 6 साल के लिए रहेंगी, उसके बाद आप देखोगे वो डिक्लाइन आ जाएगा, क्योंकि ईवी पे शिफ्ट होने लग जाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं कंपनी बहुत ढंग से ट्रैक कर रही है, देख रही है, और उसी हिसाब से नई नई जगहों पे इन्वेस्ट कर रही है। अब गाइस हमने ये तो जान लिया कि इनका रेवेन्यू जो है वो यूरोप से इंडिया से लगभग बराबर बराबर है, 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन है। बट हम ऐसा करते हैं, इनकी जो लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है ना, वो हम एक बार देख लेते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं, उसके अंदर थोड़े नंबर्स वगैरह देख लेते हैं, समझ लेते हैं कुछ, एंड उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पे 3 रीजंस व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन द स्टॉक एंड 3 रीजंस व्हाई यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द स्टॉक एंड यू शुड नॉट इन्वेस्ट, या आपको सोचना चाहिए कि पैसा डालना भी है कि नहीं। तो गाइज हमारे सामने खुली हुई है इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन Q3 एंड 9 मंथ्स CY 2022। CY क्या है भैया? कैलेंडर ईयर। तो लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है। बाहर की कंपनी कैलेंडर ईयर फॉलो करती है, फाइनेंशियल ईयर फॉलो नहीं करती। हम एक बार लीगल स्ट्रक्चर जान लेते हैं। महिंद्रा के पास 9% का स्टेक है, CI ऑटोमोटिव के पास ऑलमोस्ट 66% का स्टेक है। अब इनके पास कई सारी सब्सिडरीज हैं, इस कंपनी के पास बड़ी सारी सब्सिडरीज हैं, एक मैक्सिको का भी बिजनेस है, और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था यूरोप से 50% बिजनेस, इंडिया से 50%, कई सारे प्लांट्स हैं, कई सारी सब्सिडरीज हैं, कंपनीज हैं, तो वो सब आपको यहाँ पे लीगल स्ट्रक्चर दिख रहा है। बट हम चलेंगे सीधा नंबर्स के ऊपर। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो आप देखोगे ये ईबिटा अपना 15% पे मेंटेन करते आ रहे हैं। ईबिटा 15 है, बट जो आपका अर्निंग्स बिफोर टैक्स है वो 10% 11% के अराउंड घूम रहा है, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट है। बट इंडिया से तो ठीक है, इंडिया से तो ठीक है। दिक्कत कहाँ से आती है? यूरोप से आती है दिक्कत। यूरोप का आप ईबिटा देखोगे परसेंटेज में तो वो इंडिया से कम है, और यहाँ पे एनर्जी कॉस्ट हो गई, रॉ मटेरियल प्राइसेस हो गए, बड़ी सारी चीज़ें दिक्कत कर रही है। ऑल्सो गाइज एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो इनके नंबर्स में ग्रोथ आपको दिख रही है वो खाली वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, सामान ज़्यादा नहीं बेच रहे सिर्फ इसलिए ग्रोथ नहीं आ रही, वैल्यू ग्रोथ भी है। वैल्यू ग्रोथ क्यों है? कि भैया रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए, तो जो प्राइस बढ़े हैं वो हमने पास ऑन कर दिए, तो वो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव चीज़ नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइस गिरेंगे तो आपको रिड्यूस भी करना पड़ेगा उससे। तो ये इसलिए कैपेसिटी एक्सपेंशन वगैरह देखो इंडिया में तो कर ही रहे हैं, क्योंकि बिजनेस आ रहा है, बट उस पर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब अगर हम कंसोलिडेटेड नंबर्स देखेंगे, यानी कि इंडिया के और यूरोप के, तो आप ग्रोथ वगैरह इसके अंदर देख सकते हैं कि ठीक है जी, ग्रोथ आ रही है, सब कुछ है, नंबर्स में ग्रोथ है, एक्सेलरेशन है, सब कुछ है। इनफैक्ट इंडस्ट्री से बेटर परफॉर्म कर रही है कंपनी, नो डाउट्स अबाउट दैट। 9 मंथ एंडेड की अगर आप देखोगे इंडिया की सेल और आप देखोगे यूरोप की सेल, तो ऑलमोस्ट बराबर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 50-50% आप बिजनेस मान के चलो, बट अगर आप वैसे देखोगे तो चेंज माइनस में है। और मैं वही कह रहा हूँ ना कि यूरोप कितना सपोर्ट कर पाता है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये कंसोलिडेटेड नंबर्स वगैरह 9 मंथ्स के बता रखे हैं, यहाँ पे अदर इनकम वगैरह बता रखी है, और नॉर्मली अब डॉलर से रुपी कन्वर्ट हो रहा होता है मोस्ट कंपनीज में, इसमें यूरो हो रहा है क्योंकि यूरोप से काफ़ी बिजनेस है। मार्केट डेटा वगैरह इन्होंने दे रखा है, आउटलुक बता रखा है, बट ऑल दोज थिंग्स वी विल स्किप। सेबी रिजल्ट्स करके नीचे दे रखा है, जो सेबी को सबमिट करते हैं रिजल्ट्स, तो और कुछ इसके अंदर है नहीं। तो होपफुली फाइनेंशियल्स आपको क्लियर इस हिसाब से हो गए होंगे कि आपको ध्यान कहाँ पे रखना है, आपको ईबिटा पे ध्यान रखना है, आपको देखना है कि ग्रोथ किस हिसाब से आ रही है। खाली रॉ मटेरियल के प्राइसेस की इंक्रीज की वजह से तो ग्रोथ नहीं आ रही। ये चीज़ों पे अगर आप ध्यान रखेंगे, आई थिंक दैट शुड बी इट। बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इंडस्ट्री से बेटर ग्रो कर रही है कंपनी, वो मैं आपको बता चुका हूं, और वो मैं वापस रीट्रेट करना चाहूँगा, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू नो कि हाँ, ये इंडस्ट्री से बेटर परफॉर्म कर रही है, तभी हमारी इस पर नज़र भी है। तो गाइज होपफुली फाइनेंशियल्स में हमें क्लैरिटी अब है। तो अब हम जान लेते हैं 3 रीजंस ऐसे जिसकी वजह से आपको शेयर के अंदर पैसा लगाना ही चाहिए। तो सबसे पहला रीजन है CI ऑटोमोटिव की स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज। अब देखो होता क्या है, बहुत बार जब आपकी फॉरेन कंपनी होती है ना, मैं ये कहीं से भी नहीं कह रहा कि इंडियन कंपनीज आर सेकंड टू एनीवन, नहीं, इनफैक्ट बहुत चीज़ों में बहुत अच्छे हैं। बट होता क्या है कि ये जो टेक्निकल नो हाउ आपको मिलता है ना, क्योंकि आपके जो मोस्टली कस्टमर्स हैं आप देखोगे बाहर हैं, बाहर की कंपनीज बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल की। यस, इंडिया में वी हैव गुड कंपनीज, गुड बिग कंपनीज एज वेल, राइट। इनफैक्ट आप महिंद्रा की खुद की गाड़ियाँ देखो तो भैया आपको डिलीवरी ही नहीं मिलेगी, बुकिंग्स ही बुकिंग्स चल रही हैं हर जगह। बट बाहर कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं, एंड कहीं ना कहीं ये बाहर से जब आती है कंपनी, पुरानी कंपनी है,
तो अपना टेक्निकल नो हाउ लेकर आती है और वो कहीं ना कहीं बेनिफिट करता है इनकी इंडियन लिस्टेड सब्सिडरी को। उस टेक्निकल नो हाउ की वजह से ये लोग मार्केट ज़्यादा कैप्चर कर पाते हैं, मार्जिन्स बेटर रख पाते हैं। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा सुमितोमो केमिकल, हमारी उस कंपनी के साथ भी ऐसा ही होता है। तो इंडिया के अंदर जो लिस्टेड है वो जापानीज कंपनी की सब्सिडरी है एंड वो अपना टेक्निकल नो हाउ लेकर आ रहे हैं और इंडियन कंपनी भैया मतलब चल रही है, उसका शेयर चल रहा है, राइट, और मार्केट कैप्चर कर रहे हैं, एक्विजिशंस कर रहे हैं। तो सीआई ऑटोमोटिव बहुत ही सिमिलर स्ट्रैटेजी पे महिंद्रा सीआई को चला रही है और आप देखोगे तो एक्विजिशंस और ये सब हो रहे हैं और धीरे धीरे मार्केट शेयर ये लोग गेन करते जा रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया में तो इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट फुल चल रही है, कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा है यहाँ पे तो कि भैया बढ़ाओ बढ़ाओ, यहाँ पे तो डिमांड है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देखने की बहुत जरूरी हो जाती हैं एंड ये बेनिफिट हो रहा है, इस कंपनी को बेनिफिट हो रहा है टेक्निकल नो हाउ की वजह से, एक स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज की वजह से। दूसरा रीजन जो मुझे लगता है कि आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए वो ये है कि यूरोप की मुझे लगता है एनर्जी क्राइसिस, चिप शॉर्टेजेस की क्राइसिस, ये सब बिल्कुल अपने पीक पे है इस समय। इसको यहां से बढ़ना नहीं है, अगर बढ़ना नहीं है सिचुएशन इंप्रूव होगी, मे बी 6 मंथ्स 12 मंथ्स डाउन द लाइन आप देखोगे कि इन स्टॉक्स में एक अलग तेजी बनने लगेगी, राइट। तो मेरे ख्याल से क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट अभी इतना खराब है, इतना खराब है कि हाथ डाला नहीं जा रहा है इन कंपनीज में, मेरे को लग रहा है कि ये बिल्कुल इनका पीक है। दे आर मूविंग टूवर्ड्स लेट्स से न्यूक्लियर एनर्जी एंड अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बीच में बड़ा शोर मचाता, रिन्यूएबल पे जाओ, रिन्यूएबल पे जाओ, कोई इकोनॉमिक्स नहीं लगाते, कोई दिमाग नहीं लगाते। कभी कभी तो ऐसा लगता है पता नहीं कौन पॉलिसीज बना रहा है इन लोगों की। जब आपका रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल मिलके चलेंगी तो फिर आप एनर्जी की कंजम्पशन अपनी ढंग से करोगे, प्रोडक्शन ढंग से करोगे, वरना कोई तरीका ही नहीं है। रिन्यूएबल इज नॉट एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट, रिन्यूएबल बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं होता, इसीलिए कहीं ना कहीं नॉन रिन्यूएबल अभी भी चल रहा है। तो ये उन चीज़ों पे इंडिया को लेक्चर करते हैं और अब ये खुद बैक ट्रैक कर रहे हैं। तो इसीलिए कभी कभी मुझे अश्नीर ग्रोवर का डायलॉग याद आ जाता है जब ये इंडिया को एनर्जी पे बोलते हैं, ये सब दोगलापन है। बट ठीक है, बोलने दो, हम काम पे ध्यान देते हैं, थोड़े मीम्स बनाते हैं और बाकी अपना आगे बढ़ते हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से यूरोप की प्रॉब्लम्स इस समय बिल्कुल अपने पीक पे हैं और कहीं ना कहीं वहां से डिक्लाइन ही होना है प्रॉब्लम्स का। तो ये एक इसके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। जो तीसरा मेरे को बहुत ही अच्छा रीजन लगा, अगेन हम वो क्वांटिटेटिव डेटा पे आ रहे हैं, वो है कि इनका फोकस एफिशिएंसी पे बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने बीच में वीआरएस भी दिए थे, राइट, तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट दी थी लोगों को कि भैया आप लो इसे और अगर आप छोड़ना चाहते हो आप छोड़ो, बिकॉज वी वांट एफिशिएंसी इन आवर फॉर्म, राइट। उसके बाद हमने देखा कैसे एक जर्मन बिजनेस एग्जिट कर रहे हैं अपना। तो उसके लिए अभी चल रहा है कि बायर कौन होगा, क्या होगा, बट मेरे ख्याल से बायर मिल जाएगा बिकॉज लॉस मेकिंग यूनिट नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ मुझे लग रही है इसकी। एंड ये 3 मेन रीजंस हो जाते हैं हमारे। 3 क्या रीजंस हैं? ये स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज हो गया पहला सीआई ऑटोमोटिव की, सेकंड हो गया कि यूरोप में मेरे को लगता है कि प्रॉब्लम्स अपने पीक पे इस समय, वो वहाँ से नहीं बढ़ सकती। दूसरा रीज़न ये हो गया, तो प्रॉब्लम्स में डिक्लाइन आएगा तो बिजनेस को बेनिफिट होगा क्योंकि 50% रेवेन्यू इनका आता है यूरोप से, राइट। और तीसरा मेन रीज़न इनका हो गया फोकस ऑन एफिशिएंसी, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और कहीं ना कहीं मार्केट को भी वो चीज़ दिख रही है। अब गाइस ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि सब कुछ हंकी डोरी हो, तो ऑफ कोर्स देयर विल बी 3 रीजंस व्हाई यू शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस स्टॉक और 3 रीजंस व्हाई यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। तो सबसे पहला हो जाता है कि ये फॉरेन कंपनी की लिस्टेड सब्सिडरी है ना, तो ये लोग क्या चालाकी करते हैं, ये बहुत बड़ा ना बिजनेस इंडिया में लाते तो हैं बट ये ले आएंगे अपनी पेरेंट कंपनी से, किसी और कंपनी से, और इस सब्सिडरी के थ्रू नहीं लाएंगे। तो अभी जैसे सनरूफ सिस्टम्स का बिजनेस एक ला रहे हैं इंडिया के अंदर, बट वो महिंद्रा सीआई के अंडर नहीं आ रहा, वो बाहर से आ रहा है, राइट। तो उसका बेनिफिट हमें तो नहीं मिलेगा, इस स्टॉक को तो नहीं मिलेगा, हमारी जो बाइंग होगी इसके अंदर उसको नहीं मिलेगा। और ये चीज़ खाली ये कंपनी नहीं, बहुत करती हैं। तो कमिंस इंडिया अगर आप देखोगे तो कभी कभी ये अपना प्रोडक्ट किसी और कंपनी के थ्रू लॉन्च कर देते हैं और यहाँ पे भैया हम सोच रहे होते हैं कि कमिंस इंडिया में तो वो बिजनेस आया ही नहीं। तो ये चीज़ें चलती हैं बहुत ज़्यादा एंड ऑफकोर्स दे हैव देयर रीजंस फॉर इट। बट एज इन्वेस्टर्स हमें ध्यान रखना है कि सारे बिजनेसेस जो है लाएंगे इंडिया में वो महिंद्रा सीआई के थ्रू नहीं होंगे, सीआई ऑटोमोटिव के थ्रू भी होंगे। मे बी कोई इनकी कंपनी चाइना में है, कोई इधर है, कोई उधर है, वहां से भी ला सकते हैं ये। तो वो एक नेगेटिव फैक्टर हो जाता है जो आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड फैक्टर हो जाता है कि मान लो मेरे को तो लग रहा है प्रॉब्लम्स का पीक है, बट ये पीक नहीं, ये तो अभी बेस कैंप है, अभी तो पीक जो एवरेस्ट पीक है वो तो बहुत दूर है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यूरोप में अगर प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, रिसेशन बढ़ता है बिकॉज 50% रेवेन्यू वहां से है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मेरे को वैसा नहीं लग रहा कि होगा, बट ये नज़र में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज देयर सिचुएशन हैजंट इंप्रूव्ड इन द लास्ट 6 मंथ्स। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ ऐसी कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है, तो हमें वहाँ पर ध्यान देना ज़रूरी है कि जो वहाँ का बिजनेस है इनका, उसके जो मार्जिन्स हैं वो हिट ना ले रहे हों, वो बिजनेस ठीक चल रहा हो, वहाँ से डिमांड ना फॉल्टर हो रही हो। क्योंकि हम देख रहे हैं टेक साइड पे भी कि यूरोप की, यूएस की, ये सारी जो कंट्रीज हैं, इकोनॉमीज है, वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं, दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट एंड उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट आ रहा है इंडियन कंपनीज पे। तो उस पर नज़र रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो सेकंड रीज़न हो जाता है दैट इज़
लेट्स से ये बेस कैंप है और माउंट एवरेस्ट की पीक नहीं है यूरोप को लेके, यूरोप की दिक्कतों को लेके, तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर तो आप फंस गए। तो वहां पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ध्यान रखना कि आप ज़बरदस्ती इसके अंदर इन्वेस्ट ना करें। तीसरा जो पॉइंट है ना वो ये है कि महिंद्रा ग्रुप सोच रहा है कि हम इसमें से एग्जिट ले लें। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है कि भैया सीआई ऑटोमोटिव है क्योंकि, बट मेरे को इसके अंदर एक नेगेटिव क्या लग रहा है, ऐसा ना हो कि महिंद्रा ग्रुप का भी ना सारा काम ये करके दे रही है। तो आप देखोगे महिंद्रा ग्रुप, इनका जो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी है वो बहुत बड़ी कंज्यूमर है इनके गुड्स की, उसको सप्लाई जाती है अच्छी खासी। बट ऐसा ना हो जाए कि महिंद्रा अगर इससे एग्जिट ले ले तो वो किसी और सप्लायर को ढूंढना शुरू कर दे, वो होगा तो बिजनेस हिट लेगा। नॉर्मली ऐसा होते हुए हमने कम देखा है, बट ये आपको नज़र में या जहन में रखने बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं रखोगे, आप ब्लाइंडली चलोगे तो भैया एक दिन न्यूज़ आएगी और आप फंस जाओगे। तो इसीलिए ये पॉइंट भी आपके पास होना चाहिए, एक काउंटर पॉइंट, कि महिंद्रा ग्रुप अगर एग्जिट करता है तो क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा की सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है या उससे बिजनेस डिस्टर्ब हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, एंड ये एक और नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो हमारे 3 नेगेटिव पॉइंट्स इसके क्या हुए? पहली बात, क्योंकि बाहर की पेरेंटेज है, हाई चांसेस है कि सारे बिजनेसेस इंडियन सब्सिडरी के थ्रू इंडिया में इंट्रोड्यूस ना हो, बाहर की किसी कंपनी के थ्रू हो। सेकंड हो जाता है कि यूरोप की प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएं, हमें लग रहा हो यहाँ पे कि अच्छा इनके प्रॉब्लम्स खत्म होने को आ रही हैं, बट ये बढ़ती चली जाएं। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है कि महिंद्रा ग्रुप जब एग्जिट करेगा तो हो सकता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो बिजनेस इनको आ रहा था वो कम हो जाए। तो ये 3 नेगेटिव पॉइंट्स हो गए, 3 रीजंस व्हाई यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन द स्टॉक, एंड ये आपको नजर में रखने बहुत जरूरी है, ध्यान में रखने बहुत जरूरी है। तो गाइस सारी चीजें हमने जान ली बिजनेस के बारे में, तो अब एक बार हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट देखने, ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप मुझे ट्रेडिंग व्यू पे फॉलो करना चाहते हैं तो वहां पे मैं आपको एक ना स्टॉप लॉस दूंगा। स्टॉप लॉस देना क्यों मुझे जरूरी है, और चार्ट स्ट्रक्चर भी समझेंगे, बट स्टॉप लॉस देना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो 3 रीजन हमें मिले ना नॉट टू इन्वेस्ट के, या लेट से और भी कुछ निकल आए, तो वो स्टॉप लॉस आपको बचा ले वहां पे। तो एक स्टॉप लॉस लेके चलेंगे स्टॉक के अंदर, बाकी अपनी बाइंग करके चलेंगे हम, जो भी हमें ठीक लग रहा है। आप बाकी समझें वीडियो को, बिजनेस को समझें और उसके बाद अपना डिसीजन लें, बट एक वो स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करें, चाहे आप कोई सा भी डिसीजन यहाँ पे लेते हैं। तो स्टॉप लॉस के नीचे कुछ लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं इसको, राइट? तो वो आपके ऊपर है, आप क्या करना चाह रहे हो। आप अलग अलग तरीके हैं पैसे कमाने के मार्केट में, बट मैं मोस्टली बाइंग करता हूँ, मैं मोस्टली कैश पोजिशन उठाता हूँ, तो मेरे लिए एक स्टॉप लॉस जरूरी हो जाता है ताकि मैं वो लंबे लंबे लॉसेस ना देखूं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, राइट? सो वो स्टॉप लॉस समझ लेते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, और उसके बाद इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे तो मैं अपना एंड में एक व्यू पॉइंट दे दूंगा। सो गाइज हमारे सामने खुला हुआ है महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव का चार्ट। आप देख सकते हैं मंथली चार्ट है, राइट? हमेशा मेरा देखो डिविडेंड एडजस्टेड रहता है और लॉगरिथमिक स्केल ऑन रहता है। इस पे मैं वीडियोस बना चुका हूं, अगर आप चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि व्हाट इज लॉग चार्ट, व्हाट इज डिविडेंड एडजस्टेड चार्ट, चैनल पे सब डला हुआ है पहले। इसने यहाँ पे हाई मारा हुआ है पुराना, तो ऑलमोस्ट हम उस लेवल को 382 385 मान के चल लो थोड़ा सेफ्टी के लिए, राइट? ये हाई इसने इस महीने काटने की अब तक अटेम्प्ट मारी है। वीकली पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक गया था और वहां से टकरा के कहीं ना कहीं घूम गया, डोजी सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन है। अगर हम उस हाई को एक बार को छोड़ दें और हम इसका बाकी का स्ट्रक्चर देखें तो आप देखोगे यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है इस लेवल के अराउंड। उससे ब्रेकआउट के बाद तो ये लगभग 100 रुपये चल चुका है, बट जब ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो मेरे ख्याल से इसके अंदर एक ऐसा ब्रेकआउट होना है जो इसको बहुत अच्छा मोमेंटम दे सकता है। फॉर सम रीजंस इसके फंडामेंटल्स इंप्रूव साथ में होते जा रहे हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स ब्लेंड हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे फंडामेंटल्स इंप्रूव होते हुए हमें दिख रहे हैं, साथ में टेक्निकल्स पे दिख रहा है ब्रेकआउट आता हुआ। अगर ये लेवल कटता है तो फिर आप इसके अंदर मेरे ख्याल से बड़े आराम से बाइंग कर सकते हैं। तो 385 के ऊपर बाइंग करें, वीकली क्लोजिंग की कम से कम वेट करें 385 के ऊपर। डेली कैंडल खाली देखोगे तो आप देखोगे कि अच्छा निकल तो गया था बट ये वापस आ गए भाई साहब, डोजी 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 मार रहे हैं यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे वीकली की हम वेट करेंगे। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? तो स्टॉप लॉस मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे 325 रुपये का, 327 यहाँ पे दिख रहा है आपको, बट मैं कह रहा हूँ 325 ले लो। अगर आप 325 से भी कम का लेना चाह रहे हो तो आप कहीं ना कहीं 320 के लेवल्स का ले सकते हो, राइट? तो मैं आपको स्टॉप लॉस छोटा क्यों दे रहा हूँ इसके अंदर? मैं इसलिए दे रहा हूँ, देखो अब कहीं ना कहीं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट यहाँ से हुआ है, बट मुझे लगता है इसको ये लेवल रीटेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये इस लेवल के नीचे चला जाता है तो फिर मेरे ख्याल से मोमेंटम एक बार को खराब होगा। तो मेरे ख्याल से आप इस लेवल को रखें स्टॉप लॉस, यही मेरा भी स्टॉप लॉस है। येस यू नो आई विल सी, यहाँ पे एडिशन अगर करना होगा, बाई चांस नीचे आता है तो एक बार बेच के फिर नीचे लेना होगा 265 के अराउंड पे, तो देखेंगे। बट मुझे अभी तो उम्मीद क्या है कि यहाँ से ब्रेकआउट दे और चलता रहे। अगर ये ब्रेकआउट यहाँ से आता है तो दिस लेवल बिकम्स माई स्टॉप लॉस रादर देन दिस वन, और फिर इस लाइन की मुझे ज़रूरत नहीं है। बट अगर ब्रेकआउट नहीं आता तो अभी स्टॉप लॉस ये लेके चला हुआ है।
एंड इसी को अभी रखा हुआ है कि भैया ये लक्ष्मण रेखा है मेरी, इसके नीचे बेच दूंगा, इसके ऊपर ये स्टॉक मेरा है। सो दिस इज द टेक्निकल स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, बहुत शानदार। वीकली पे, मंथली पे, आप जैसे भी देखना चाहो, वीकली पे तो बहुत ही क्लियर है खैर, और मंथली कैंडल्स भी अगर हम देखते हैं तो इसके पूरा अटेम्प्ट है ब्रेकआउट देने की। यहाँ यस एक बार को गया हुआ है तो सोचो, इसलिए कहते हैं कि स्टॉक खाली ना लेके भूलना आसान नहीं होता मार्केट में। यस, इफ यू हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स ना, तो ऐसा होगा कि इक्का दुक्का खड़ा हो गया, बाकी चल गए। बट अगर आपके पास शेयर ही है क्या है, तो जीरो रिटर्न है भैया, क्या करोगे? लिस्टिंग से लेके आज तक पैसा नहीं कमाया, कितने साल हो गए, 15 साल हो गए, पैसा नहीं कमाया। तो इसलिए थोड़ा ज़रूरी हो जाता है कि हम टेक्निकल्स को यहाँ पे फॉलो करें, स्पेशली ऐसी कंपनीज में जो सिक्लिकल हैं। तो ऑटो एंसिलरी कंपनीज आर वेरी सिक्लिकल इन नेचर, तो उन पे थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। तो गाइस, जो स्टॉप लॉस आपने देखा है, जो चार्ट आपने देखा है, उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मैं इसके अंदर अपना व्यू पॉइंट दे देता हूं। तो सबसे पहली चीज, डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर। तो जब मैंने वीडियो बनाई है ना और पब्लिश करी है, बेसिकली जिस दिन मैंने पब्लिश करी है उस दिन तक मेरे पास इसके अंदर होल्डिंग है, मैं इसके अंदर अपनी बाइंग कर चुका हूं। इनफैक्ट जो हमारे क्लाइंट्स हैं मनी क्राफ्ट के थ्रू जो हमारे पास आते हैं, मनी क्राफ्ट इज माई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म। इंडिया में ज्यादा RIAs नहीं है, बट वी आर वन ऑफ देम। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी हैप्पी टू हैव अस एज पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, राइट। तो हमारे क्लाइंट्स के पास और मेरे पास इसके अंदर बाइंग पड़ी है, हमारे पास इसके अंदर स्टेक पड़ा है। अब हम इसके अंदर वही स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया, उसके अंदर कुछ अलग नहीं है। वो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा, तो आई डू एक्सपेक्ट दिस स्टॉक टू गिव मी गुड रिटर्न्स। अगर वो ट्रिगर होता है तो आई एग्जिट। बीच में कहीं जाके लेट से ये रुकता है, कंसोलिडेट करता है, तब की तब देखेंगे। देखो, फ्यूचर किसी को भी नहीं पता। एवरीथिंग इन द स्टॉक मार्केट इज अ प्रोबेबिलिटी, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, राइट। यहाँ पे हम अपने ऑड्स इंप्रूव कर सकते हैं, बट एवरीथिंग इज अ प्रोबेबिलिटी। आप शेयर खरीदते ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो तो देखो शेयर के ऊपर है, राइट। बट हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमारा अपना हिट रेट इंप्रूव करना है, अपने स्टॉप लॉसेस टाइट करने हैं, नेट में हम पैसा लेके निकलें। बट दिस वाज द फुल एनालिसिस ऑफ महिंद्रा CI ऑटोमोटिव। आप लोगों के लिए मेरी कोशिश है कि हर हफ्ते एक स्टॉक एनालिसिस अब हम लेकर आएं। अगर आपके पास कोई स्टॉक है जिस पे आप चाहते हैं एनालिसिस, तो मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं इस वीडियो को लेके, तो वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच। होपफुली इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो आपको, एनालिसिस अच्छा लगा होगा, टू द पॉइंट लगा होगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आई विल बी सीइंग यू इन अनदर वीडियो वेरी सून। बाय बाय, जय हिंद।